आज हम पढ़ेंगे क्या? बताइए, आप कुछ क्वेश्चन बताइए, मैं आपसे पूछूंगी पूर्व ज्ञान के आधार पर, तो टीचर निकलेगा। मध्यकाल के कुछ कवियों के नाम बताइए जिन्होंने पद्य रचना की। दोहे, चौपाइयाँ, छंद, पद्य, साखी, स्वर, ऐसे कवियों के नाम बताइए। कौन बच्चा बताएगा? जल्दी से बताइए। भक्ति काल में ऐसे कौन कौन से कवि हैं? चलिए भक्ति काल छोड़ो, हम कोई से काल के हों जिन्होंने पद्य रचनाएं की हैं। किसी को नहीं पता? हेलो मैम, कबीरदास। कबीरदास सही है। और मैम तुलसीदास। तुलसीदास। नाथ संबोधन भंजन हारा, कोई कहो एक दास तुम्हारा, पढ़ा था ना, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। निराला का उत्साह पाठ पढ़ा था। सूर्यकांत त्रिपाठी हाँ निराला। ठीक है। ये भी यस मैम। कवि सूर तुलसी, हरिवंश राय बच्चन, इन सब ने क्या की है? पद्य रचना की है। तो पद्य रचना में क्या क्या आता है? जैसे मैंने अभी बताया, क्या क्या आता है पद्य रचना में? क्या क्या कर सकते हैं हम? दो रचनाएं होती है, गद्य होती है, पद्य होती है। पद्य रचना में हमारे दोहे आते हैं, साखियां आती हैं, पद्य आते हैं, सवैया आते हैं, हैं? और कविताएं आती हैं। तो कविता क्यों अच्छी लगती है हम सबको? कविता की क्या विशेषता है? हम सब कविता पसंद करते हैं। कैसी कैसी कविताएं होती हैं? वीर रस की कविता होती है, करुण रस की कविता होती है, सारे भाव होते हैं। हमारे जो 9 रस हैं वो कविताओं में, हमारे साहित्य में, हमारे काव्य में समाहित हैं। तो यहाँ जो कविता हम पढ़ रहे हैं, कविता की शक्ति का वर्णन है। कविता को चिड़िया, फूल और बच्चों के खेल से उसकी तुलना की गई है। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? कुंवर नारायण द्वारा रचित कविता के बहाने। कौन सा पाठ है? कविता के बहाने। ब्लैक बोर्ड से आपको दिख रहा है बच्चों साफ? यस मैम। दिख रहा है? ठीक है। तो आप अपनी किताब खोलिए और पाठ निकालिए, कविता के बहाने। इसका पुनराभ्यास हो रहा है। पहले आपको इसकी ऑडियो वीडियो भेज दी गई थी। कुंवर नारायण, जैसा कि मैंने अभी बताया कि कविता में कविता की शक्ति पर प्रकाश डाला गया है। इस कविता में कविता की शक्ति पर प्रकाश डाला गया है और कविता को चिड़िया, फूल और बच्चों के खेल, इनके द्वारा उसका की समानता की गई है। तीनों का इसमें समावेश है। ठीक है। क्या बताया है इसमें? जो कविता है वह एक यात्रा है, जो चिड़िया और फूल से लेकर बच्चों तक की है। एक ओर प्रकृति है और दूसरी ओर भविष्य की ओर बढ़ता हुआ बच्चा है। कहने की आवश्यकता नहीं है कि जो चिड़िया की उड़ान है उसकी सीमा होती है, फूल खिलता है उसकी भी कुछ सीमा है, कुछ समय तक खिलता है, उसके बाद क्या हो जाता है? मुरझा जाता है। लेकिन बच्चों की खेल की सीमा नहीं होती। उसी प्रकार जो कविता है वो शब्दों का खेल है, जिसमें जड़, चेतन, पशु, पक्षी सब उपकरण मात्र हैं। इसमें सब वर्तमान भविष्य सब उपकरण मात्र हैं। तो पढ़ेंगे कविता, वाचन करेंगे पहले।
कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर कविता के पंख लगा उड़ने के माने चिड़िया क्या जाने। ये पाठ लगता है मुझे आप लोगों को कठिन लग रहा है। अभी 12th की क्लास हुई थी, उन्होंने भी कहा हमें यही पाठ पढ़ा दीजिए, तो वहां भी मैंने यही पाठ पढ़ाया। तो इस प्रस्तुत कविता में कवि ने कविता के अस्तित्व के प्रति अटूट विश्वास को प्रकट किया है। कविता क्या है? जो कवि के हृदय में कल्पनाएं हैं। देखो, कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। चिड़िया क्या करती है? उड़ती है, एक उड़ान भरती है। लेकिन वो उड़ान कहाँ तक भरती है बच्चों? कविता की उड़ान भरा चिड़िया क्या जाने। यह प्रश्न कर दिया कवि ने कि चिड़िया क्या जाने, अर्थात चिड़िया की उड़ान की तुलना कविता की उड़ान से नहीं कर सकते। चिड़िया कितना उड़ती है, कहाँ उड़ती है बताइए? आसमान। आसमान में। आसमान में उड़ती है। उसकी उड़ान की कोई सीमा होती है? नहीं। नो मैम। नो मैम। सीमा नहीं होती। क्या वह बहुत ऊंचा क्षितिज तक पहुंच सकती है? नो मैम। नहीं पहुंच सकती ना। तो उसकी सीमा होती है। चिड़िया की उड़ान की सीमा होती है। वो क्षितिज तक तो नहीं पहुंच सकती, बहुत ऊंचा उड़ लेती है, लेकिन क्षितिज तक नहीं पहुंच सकती। तो कवि ने यहाँ बताया है होती है। कविता चिड़िया की एक उड़ान होती है, लेकिन कवि जब अपनी कल्पना की उड़ान भरता है। कविता की उड़ान क्या है? कल्पना की। कोई कवि या कविता उड़ती तो नहीं है। या भाव क्या है? कल्पना का। प्रतीक क्या है? कल्पना। तो जब वो कल्पना की उड़ान भरती है, तो कवि के हृदय से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, जब वो उड़ान भरते हैं तो वो कल्पना के पंख लगाकर उड़ते हैं। अर्थात कवि जब रचना करता है तो उसके उड़ान की, भावों की कोई सीमा नहीं होती। चिड़िया इस घर उस घर बाहर भीतर उड़ सकती है, लेकिन कविता जब कल्पना के पंख लगाकर उड़ती है तो उसकी कोई सीमा नहीं होती। इसलिए कविता की उड़ान की समानता चिड़िया की उड़ान से नहीं कर सकते। क्लियर हो गया पहले खंड का आपको अर्थ? ये प्रश्न भी आ सकता है आपको। यस मैम। कविता में उड़ान किस किस की दिखाई गई है, क्यों दिखाई गई है, क्यों उसके समान नहीं है, तो आप उसका कारण भी देंगे। उड़ान की उसकी सीमा है चिड़िया के उड़ान की, लेकिन कविता की उड़ान की सीमा नहीं है, क्योंकि जब कवि अपने भावों की उड़ान भरता है, कल्पना की उड़ान भरता है, तो उसकी कोई सीमा नहीं होती। आगे चले? सबको समझ में आ गया इतना? यस मैम। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर बिना मुरझाए महकने के माने। अब इसमें कोई मुझे शब्द ऐसे नहीं दिख रहे जो आप नहीं कर सकते। महकना माने क्या है? सुगंधित होना। खुशबू आना। महकना माने सुगंधित होना। उड़ान, उड़ान भरना मतलब उड़ना, और महकना सुगंध को फैलाना। महकना। ठीक। मुरझाना, मुरझाना क्या है? खिला हुआ फूल है, मुरझा गया तो क्या लिखेंगे उसे? परिणति में बदल गया, मतलब उदास। उसका
हैं? क्या बोला नंदिनी? उदासी। हाँ, उदास हो गया, मतलब उसका एक तरह से निढाल हो गया, मुरझाना। कविता एक खिलना है, खिलना प्रस्फुटित हो जाना, फूलों के बहाने। कविता का खिलना बना फूल क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने बच्चा ही जाने। दूसरा उदाहरण कवि नारायण कुंवर नारायण ने यहाँ पर फूल का दिया है। कविता की समानता किससे की है? फूल से। कविता का खिलना मानो फूलों के खिलने के समान है, लेकिन फूलों भी कविता के खिलने की समानता नहीं कर सकते। यहाँ कविता के खिलने का मतलब है कविता रचना से। जब कवि अपने भावों के द्वारा अपने शब्दों, भावों, अलंकारों को सबको डालकर किसी कृति का निर्माण करता है, तो वो उसका क्या होती है? रचना होती है। उसे ही हम कविता का खिलना कहेंगे। तो कवि कह रहा है फूल भी कविता के खिलने की, कविता की रचना की समानता नहीं कर सकते, क्योंकि बिना मुरझाए बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के बाने फूल क्या जाने। फूल क्या होता है? प्रस्फुटित होता है, खिलता है, सुगंध देता है, हम सबको सारा वातावरण सुगंधित कर देता है, और उसके बाद परिणति में बदल जाता है, अर्थात मुरझा जाता है, उसकी सुगंध समाप्त हो जाती है। लेकिन कविता की सुगंध, कविता का आनंद कभी समाप्त नहीं होता। वह युगों युगों तक वैसा ही रहता है जैसे कि कवि ने जब रचना की थी। जितना आनंद कविता उस समय प्रदान करती है, उतना ही आनंद है, उतनी ही सुगंध वह हमेशा सबको देती रहती है। इसलिए कविता की समानता फूलों से भी नहीं कर सकते। यहाँ भी उन्होंने प्रश्न अलंकार लगा दिया, क्या जाने। क्या जाने यहाँ पर क्या हो गया? प्रश्न। जहाँ भी कविता में प्रश्न पूछा जाए, वहाँ आपका काव्य सौंदर्य में प्रश्न अलंकार आ जाएगा। ठीक है। आगे तीसरा उदाहरण दिया है उन्होंने बच्चों के खेल का। समझ में आ गया दूसरा खंड सभी को? यस मैम। ठीक है, आगे चले। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने। कवि ने यहाँ पर कविता को बच्चों के खेल के समान माना है। जिस प्रकार बच्चों के खेलने की कोई सीमा नहीं होती, वह इस घर उस घर सब घर एक कर देते हैं, कितना ही उनसे मना करो लेकिन वो नहीं मानते। बच्चों के खेल के स्थान की कोई सीमा नहीं होती। उसी प्रकार कवि ने बताया है कि क्या है? कविता भी शब्दों का एक खेल है। कविता क्या है? शब्दों का एक खेल है, और इन शब्दों के खेल में जो हमारा जड़ है, चेतन है, अतीत है, वर्तमान है, भविष्य है, सब उपकरण मात्र हैं। अर्थात कविता हमेशा महकती रहती है, सबको आनंद देती रहती है। जहाँ कहीं भी रचनात्मक ऊर्जा होती है, वहाँ लिखने के बंधन, ये सारे बंधन खुद ही टूट जाते हैं। कैसे टूट जाते हैं? जैसे कवि मानो रचना करने बैठा, तो कवि रचना कर रहा है, तो वो रचना करता है, कितनी रचना कर दे, क्या क्या भाव उसके अंदर आ जाए, कोई शब्दों की सीमा नहीं होती। शब्दों की कोई सीमा नहीं है, उसकी कल्पना की उड़ान की कोई सीमा नहीं है, क्योंकि जो उसके अंदर भाव आते हैं तो वो लिखता ही जाता है।
ऐसे नहीं है कि कविता हम कभी भी लिखने बैठ जाएं, ऐसे नहीं लिखा जाता। जब हमारे अंदर भाव प्रस्फुटित होते हैं तभी लिखते हैं। तो जहाँ रचनात्मक ऊर्जा होती है, शक्ति होती है, तो सीमा के बंधन टूट जाते हैं, वह सीमा को ध्यान में नहीं रखती कविता। जिस प्रकार बच्चे खेलने को कह दिया जाए तो बच्चों के खेलने की कोई सीमा नहीं होती, चाहे घर की सीमा हो, चाहे भाषा की सीमा हो या समय की सीमा हो। कवि के लिए सभी सीमाएं टूट जाती हैं जब रचनात्मक ऊर्जा उसके अंदर होती है। इसलिए यहाँ पर कवि ने कविता की समानता बच्चों के खेल से की है। तीनों खंड आप पढ़कर देख लीजिए। आपको यहाँ पर कुछ समझ में नहीं आए तो पूछ लीजिए। काव्य सौंदर्य में इसमें भाषा बिल्कुल सरल, सहज, सुगम, व्यवहारिक भाषा है। हाँ जी बोलिए। मैम इसका मतलब क्या है, सब घर एक कर देने के माने बच्चे सब घर एक कर देते हैं। मतलब जब बच्चों को खेलने के लिए कहा जाए तो उनके खेलने का स्थान कोई सीमित नहीं होता। इस घर उस घर सब घर एक कर देते हैं, अर्थात वो जहाँ मन चाहता है वो जाते हैं, वो कभी सीमा में बंद कर नहीं रहते। ठीक उसी प्रकार कवि की कविता भी सीमा में बंधती नहीं है। जब उसके अंदर रचनात्मक ऊर्जा आती है तो वह समय का, स्थान का, भाषा का करके सब सीमा को लांघ जाती है। छंदविहीन कविता है बच्चों। ओके मैम। सरल है, सुबोध है, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है। और जहां आपका प्रश्न आ रहा है चिड़िया क्या जाने, फूल क्या जाने, फूल क्या जाने, यहाँ पर कौन सा अलंकार है? प्रश्न अलंकार है। जहाँ प्रश्न किया जाता है वहाँ प्रश्न अलंकार है। बहुत ही छंदविहीन कविता में बड़े ही सुंदर ढंग से कवि ने कविता के महत्व को हम सबके सामने स्पष्ट किया है। जल्दी से पढ़ के देखेंगे, जहाँ से आपको समझ नहीं आएगा वहां से पूछेंगे। मैम गुण कौन सा है? क्या है? बोली द्वारा गुण से। कौन सा है? गुण जैसे गुण। और गुण इसमें देखो। यस मैम। इसमें माधुर्य गुण है एक तरह से। जब हम पढ़ते हैं तो इसमें क्या है, लय आ रही है, सम्यता है। जिसको पढ़कर हमें जोश आ जाए, ओज आ जाए तो ओज गुण होता है। इसमें तो ऐसा कुछ नहीं है, सामान्य ही है, तो इसमें माधुर्य गुण लिख सकते हैं। और बताइए। मैम एक बार वो बच्चों से जो समानता की समरी उसको बता दूं। देखो, कविता एक खेल है बच्चों के बहाने। यहाँ पर कविता को बच्चों के खेल से समानता की गई है। वैसे समझ लीजिए, जिस प्रकार यदि हम आपको, छोटे बच्चों को विशेषकर, खेलने का को कह दें और उनको सीमा में निर्धारित कर दें तो कभी वो अपनी सीमा में नहीं रहते। वो कहाँ जाते हैं? इस घर उस घर, जहाँ उनका मन आता घूमते हैं। ठीक उसी प्रकार जो कविता है शब्दों का खेल है। कवि ने बच्चों के खेल और कविता में शब्दों के खेल की समानता की है। जिस प्रकार बच्चों के खेलने की सीमा नहीं होती, ठीक उसी प्रकार जब कवि कविता की रचना करने बैठता है तो उसकी जो सीमाएं हैं सब खुद ही टूट जाती हैं, क्योंकि उसके अंदर इतनी रचनात्मक ऊर्जा होती है कि समय का बंधन, जो घर का बंधन और भाषा का बंधन सब टूट जाता है। और ये जो जड़ है, चेतन है, अतीत है, वर्तमान है, भविष्य है, ये तो कविता के लिए केवल उपकरण मात्र हैं। ये सब बंधन टूट जाते हैं। इसलिए यहाँ पर कवि ने बच्चों के खेल से कविता की समानता की है। समझ में आ गया? यस मैम। यस मैम। और बताइए, पढ़ के देख लीजिए। और कुछ समझ में नहीं आता तो पूछ लीजिए। इसके क्वेश्चन देखते हैं एक दो। इस कविता के बहाने बताएं सब घर एक कर देने के माने क्या है? तो वही बात आ गई,
सब घर एक कर देने के माने। क्या बताया उन्होंने इसमें कविता के बहाने? क्या लिखेंगे इसमें उत्तर? आपको ये उत्तर हो चुके हैं, चेक भी आपके हो चुके हैं, बताइए। नहीं समझ में आया? नहीं बताती हूँ। देखो, इस कविता में चिड़िया व फूल की तरह इस घर से उस घर तक की सीमा को बताया गया है कि कविता की सीमा को या उड़ान को क्या नहीं जानता? चिड़िया नहीं जानती और फूल नहीं जानता। क्यों? क्योंकि उनकी सीमा निर्धारित होती है, समय होता है। लेकिन जो कविता है उसका क्षेत्र सीमित नहीं होता। सब घर एक कर देने के माने तात्पर्य है कविता और कवि, जैसे मैंने आपको बताया, समय की सीमा को लांघ जाता है, शब्दों की सीमा को, भाषा की सीमा को, उसका कोई वो बंधन खुद टूट जाते हैं। कविता देश काल की सीमा को लांघ कर घर घर पहुंचती है। समझ में आया? कविता क्या करती है? फूल और चिड़िया जो उदाहरण दिए गए हैं, यहाँ पर उन सीमाओं को लांघ कर क्या करती है? वो सब घर एक कर देती है। इसका तात्पर्य यही है कि कविता देश काल की सीमा को लांघ कर घर घर पहुंचती है, वह सब बंधन तोड़ देती है। यही इस कविता में बताया गया है। उड़ने और खिलने का कविता से क्या संबंध है? उड़ना क्या है? उड़ान किसका प्रतीक है? कवि की? मैम पंछी। नहीं, पक्षी तो उड़ान भरता है। कविता। कविता मैम कवि कविता की उड़ान। कवि कवि कैसे उड़ान भरता है? अभी पहले खंड में हमें मैम जो उसकी कल्पना, मैम जो कल्पना की उसकी उड़ान, कल्पना होती है वो टूट उसकी जाती है। जो उसके अंदर भाव आते हैं, रचनात्मक शक्ति आती है, सब बंधन टूट जाते हैं, वो कहता है कि उड़ान भरता है कल्पना की। तो यहाँ उड़ान का तात्पर्य Yes. कवि के अर्थ में कल्पना है, और खिलने के अर्थ में आनंद प्राप्त करना। जिस प्रकार फूल खिलता है तो हम क्या होते हैं? आनंदित होते हैं। कविता की रचना होती है, कविता पढ़ते हैं तो उससे हमें क्या होता है? आनंद की प्राप्ति होती है। और कोई प्रॉब्लम तो पूछिए आप मुझसे, अभी 5 मिनट है आपके। कोई प्रॉब्लम नहीं? नो मैम।